नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं क्योंकि हाथरस कांड में आज सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। सीबीआई इस वक्त हाथरस कोर्ट में पहुंच चुकी है। 14 सितंबर को 19 साल की अनुसूचित जाति की एक लड़की से पहले गैंगरेप और फिर बाद में उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे केस में सीबीआई ने 4 गांव के ही लड़कों को आरोपी बनाया था, जिसमें एक संदीप, रामू, रवि और लवकुश है। पहले इस पूरे मामले में ऐसा जांच एसआईटी को दी गई थी और उसके बाद एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने इस पूरे मामले में लगभग 100 लोगों से भी ज्यादा पूछताछ की है और एक कहा जाए जो रहस्य इस पूरी घटना को लेकर के था कि तमाम तरीके की जो है थ्योरीज भी फ्लोट हुई कि नहीं इस लड़के ने मारा है, नहीं परिवार के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, कई तरीके की कॉल रिकॉर्ड भी सामने आए। लेकिन आज इसका फैसला हो जाएगा क्योंकि सीबीआई ने लगभग 3 महीने तक जांच करने के बाद आज अपनी चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट पहुंच रही है और उसकी चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले हमने पीड़िता के परिवार से बातचीत की है और उनसे पूछा है कि आज जब सीबीआई इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल कर रही है तो उनको क्या उम्मीद है कि क्या उनको इंसाफ मिलेगा। देखिए, ये जो 3 से 4 महीने का वक्त रहा, ये बहुत मुश्किल वक्त रहा आपके लिए। सीबीआई आज इस पूरे मामले पर चार्जशीट दाखिल कर रही है, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखो, हमें तो यही उम्मीद रहेगी कि हमें बिटिया का इंसाफ मिल जाए और तो हम कुछ ना बोल सकते ही, क्योंकि यही उम्मीद रहेगी कि हमें बेटी को इंसाफ मिले और क्या कहते हैं हमारी थोड़ी सी मतलब मन में तसल्ली रहेगी। इसी मन में तसल्ली रहेगी। ओम प्रकाश जी, ये 14 सितंबर से लेकर के आज दिसंबर खत्म होने को है, ये वक्त कैसा रहा आपके लिए? मतलब जिस तरीके से बेटी तो खोई आपने, लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप आपको झेलने पड़े। जी, ऐसी बात है साहब कि घटना तो बहुत दुखद थी, फिर भी क्या कहते हैं इतने कष्ट जो हमने झेले ना, भगवान किसी को न दे। जो जिस बेटी का जो दुख दर्द माँ बाप जो देखते हैं और उसको झेलते हैं, उसी को मालूम होती है, जो उसके मन में रहती है हर चीज़। सीबीआई ने लंबी जांच की है, आरोपियों का ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया है। आपसे भी पूछताछ की गई थी? जी, पूछताछ करी है। हमारे पास सीबीआई वाले अभी भी 2 दिन पहले आए हैं, बार बार पूछते रहे और करीब 6-7 बार हमसे पूछताछ करी है सीबीआई वाले लोगों ने। जो आरोपी हैं वो भी ऊंची जाति के हैं, तो गांव में किस तरीके की चर्चा है, किस तरीके का बर्ताव है गांव के लोगों का आपके साथ? जी, बर्ताव तो उन लोगों का अभी भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग गांव में तो जाते आते नहीं हैं, हम लोग अपने घर में ही रहते हैं और हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ पे। तो आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा सा राहत मिलेगी, क्योंकि अब पहली बार है जब सीबीआई या कोई जांच एजेंसी अपनी जांच को सार्वजनिक करने जा रही है, कोर्ट के सामने बताने जा रही है। जी, अब ये है साहब, हम लोगों तो सच्चे आदमी हैं, हमने कोई झूठ का तो कोई वो बोला ही नहीं किसी से। पर ये लोग जो गांव के आसपास के भी गांव, जो 12 गांव जो ठाकुर लोगों के हैं, उन लोगों ने ये जात पंचायत जोड़ के हमारे ऊपर उल्टा करने के समय सोची। और भगवान भी बैठे हुए हैं इस धरती पे, ऐसी बात नहीं है। और मन में इंसान के अंदर ही भगवान है और हमें न्याय मिले, वो ऐसी बात नहीं है। टीआरपी केस में मुंबई पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। रोमिल कुमार रामगढ़िया नाम के शख्स की उनके वडाला के घर से गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां पर उन्हें 19 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विनोद 31 जुलाई 2014 से लेकर के जुलाई 2020 तक बार्क में कार्यरत थे। बार्क जो कि रेटिंग एजेंसी है, जो कि तय करती है कि किसकी रेटिंग ज्यादा है, जो कि पूरी मॉनिटरिंग करती है। और बताया जा रहा है कि ये रोमिल जो उनकी एनालिसिस टीम थी उसका हिस्सा थे। जो तमाम बैरोमीटर्स लगे होते हैं टीआरपी चेक करने वाले, उन तमाम बैरोमीटर्स की उनको जानकारी रहती थी और इन्होंने ही उन बैरोमीटर्स की जानकारी दूसरे न्यूज चैनल्स को दी, जिन्होंने टीआरपी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो गई है। लगातार मुंबई पुलिस टीआरपी केस में लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। कुछ
प्राइवेट चैनल्स के सीईओ भी गिरफ्तार किया गया था अभी कुछ दिन पहले, और अभी एक और गिरफ्तारी हुई है। और इस बार सीधी गिरफ्तारी है वो जो टीआरपी मॉनिटरिंग एजेंसी है वो बार्क के कर्मचारी की हुई है। इनको इनके घर से गिरफ्तार किया गया था। ये लगातार बार्क में काम कर रहे थे, लगभग 6 साल से ये बार्क में काम कर रहे थे। जुलाई 2014 से लेकर के जुलाई 2020 तक इन्होंने बार्क में काम किया, और इन 6 सालों में पुलिस का कहना है कि ये तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी टीम के लोगों के साथ संपर्क में थे। और पुलिस को लगता है कि इन्होंने ही बैरोमीटर्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि किन किन घरों में बैरोमीटर्स लगे हुए हैं, और वहां पर जाके इन प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के लोगों ने टीआरपी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। और इस पूरे केस में अब लगातार पुलिस जांच कर रही है। इनकी गिरफ्तारी हो गई है और इनको कोर्ट में भी पेश किया गया है, और अगली सुनवाई जो है अब 19 दिसंबर के बाद होगी, जब उनकी रिमांड खत्म हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील मौजूद हैं मुंबई से। सुनील, एक और गिरफ्तारी की गई है मुंबई पुलिस द्वारा इस पूरे टीआरपी केस में। ये रोमिल क्या करते थे? ये जुलाई 2020 तक काम कर रहे थे बार्क में। वो वहां पर क्या करते थे और किस तरीके से जो तमाम बैरोमीटर्स की जानकारी ये प्राइवेट चैनल्स को दे रहे थे? सौरभ, रोमिल विनोद रामगढ़िया की जो गिरफ्तारी है बहुत ही अहम मानी जा रही है इस पूरे टीआरपी स्कैम में, क्योंकि ये बार्क में थे, 2020 तक बार्क में थे और इनके सीईओ के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे थे, और इनके पास कई अहम जानकारियाँ थी, और चूंकि एनालिसिस का इनका पूरा काम था, तो ये शक है पुलिस को, और ये इस तरह की सूचना मिली है कि इन्होंने बहुत सी अहम ऐसी जानकारियाँ, जैसे कि बैरोमीटर्स की जो सूची थी मिली थी, और जिसके जरिए जो टीआरपी मैनिपुलेशन के लिए लोग उनके घरों तक पहुंचे थे, जिनके घरों पे बैरोमीटर लगा था, तो ये सब जानकारी इन्होंने ही आगे प्रोवाइड की थी। ये इस तरह की सूचनाएं हैं, इसी आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अहम इसलिए भी है कि रिपब्लिक के सीईओ जो विकास खंचंदानी जो गिरफ्तार हुए थे, जिनकी कल ही जमानत हुई है, उनके मोबाइल चैट से रोमिल के भी चैट्स हुए हैं, इस तरह की जानकारी मिली है। तो विकास खंचंदानी से पूछताछ के बाद ही रोमिल की गिरफ्तारी हुई है, तो बहुत अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है। मामले में अब तक कुल 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में, और जो जांच है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ती जा रही है, और जो भी इस पूरे टीआरपी स्कैम में पाया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो टीआरपी केस में लगातार मुंबई पुलिस लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। यह खबर भी मुंबई से है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक ऑर्केस्ट्रा सिंगर को गिरफ्तार किया है, और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि बेंगलोर में रहती थी, ये मुंबई में आती थी गाने के लिए, और वहां पर लूट करके उसी दिन हवाई जहाज लेकर के बेंगलोर वापस चली जाती थी। मुनमुन इनका नाम बताया जा रहा है, और ये चोरी लगातार 2008 से करी थी, यानी 12 साल से ये चोरी कर रही थी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नाम मुनमुन हुसैन उर्फ अर्चना बरुआ, पेशा ऑर्केस्ट्रा में सिंगर, रहने के लिए बेंगलुरु में, लेकिन गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने किया है, और वो भी चोरी के आरोप में। पुलिस ने मुनमुन के पास से 15 लाख रुपए के चोरी के गहने भी बरामद कर लिए हैं, क्योंकि मुनमुन ने चोरी के गहनों को बेचने की बजाय गिरवी रखा था। पुलिस की माने तो आरोपी मुनमुन हुसैन तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वो वारदात को अंजाम देकर हवाई जहाज से शहर से बाहर चला जाया करती थी। लेकिन इन एक जैसी चोरियों को सुलझाने में लगी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम सतत प्रयास करती रही। आखिरकार लाखों मोबाइल फ़ोन और सैकड़ों सीसीटीवी खंगालने के बाद शक एक महिला पर गहरा गया, और फिर एक नहीं 3 चोरी की गुत्थी सुलझ गई। महिला एपीआई जौनजान मैडम और एपीए माली दोनों ने उसका कॉल डाटा एनालिसिस किया, और उसके ऊपर से टेक्निकल असिस्टेंस लेके और वीडियो अपना फेसबुक इसका स्टडी करके उसको अरेस्ट किया। जो 3 मामले उजागर हुए हैं उसमें 2019 के फिनिक्स मिल के जारा शोरूम में बैग लिफ्टिंग और शिवाजी पार्क के एक ब्यूटी पार्लर में चोरी के साथ फिनिक्स मिल में ही एक पुरानी चोरी भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि मुनमुन के खिलाफ इसी तरह के चोरी के 9 मामले दर्ज हैं। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कहां बरपाया तेज रफ्तार मर्सिडीज ने कहर।
मुंबई के ओशिवारा इलाके में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने जोमेटो के डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, जिससे जोमेटो के डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस मर्सिडीज ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल घटनास्थल से मर्सिडीज को हटा दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई से सटे पालघर में महाराष्ट्र के एक मंत्री के खिलाफ जादू टोना करने की बात सामने आई है। नागरिक विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की फोटो रखकर तंत्र मंत्र किया जा रहा था। फोटो के पास अगरबत्ती, धूप और गुलाल का इस्तेमाल किया गया। इस घटना का खुलासा एक वीडियो से हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही जादू टोना अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। मंत्री के खिलाफ किसने साजिश रची है, इस सवाल पर पुलिस ने अब तक चुप्पी साध रखी है। नोएडा में एक घर के बाहर ही अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इससे समझ सकते हैं किस तरीके से अपराधी यूपी में बेलगाम हो चुके हैं। अधिवक्ता पर आधुनिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस दौरान 3 गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर के बाहर घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद आला अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। ये घटना बीटा 2 थाना क्षेत्र की है। रुक करते हैं हाथरस कांड का, जिसमें सीबीआई थोड़ी ही देर में अपनी चार्जशीट दाखिल करने वाली है और कोर्ट में सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। एक काफी मोटा बंडल है उनके पास दस्तावेजों का, और जो हमें खबर मिल रही है हमारे सूत्रों से वो ये है कि जो चारों आरोपी हैं, संदीप, लवकुश, रवि और रामू, इन चारों को बलात्कार और पीड़िता को जान से मारने के आरोप में चार्जशीट किया गया है। यानी ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से जो केस दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी, इन चारों आरोपियों के खिलाफ ही मर्डर और रेप के आरोप लगाए गए थे, उसे सीबीआई ने सही पाया है और अपनी चार्जशीट में इन तीनों को बलात्कार करने और पीड़िता को जान से मारने के आरोपों में इनको चार्जशीट किया गया है। ये चारों आरोपी पीड़िता के गांव बुलगाड़ी के ही रहने वाले हैं। इन चारों आरोपी में संदीप बताया जा रहा है कि उसी ने ही सबसे पहले पीड़िता को पीटा था। ये पूरी घटना जो है 14 सितंबर 2020 को हाथरस के बुलगाड़ी गांव में हुई थी। पीड़िता के घर से ठीक 10 मीटर की दूरी पर ही आरोपियों के घर हैं। संदीप, रवि, रामू और लवकुश एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पीड़िता अनुसूचित जाति से और ये तीनों आरोपी जो चारों आरोपी हैं ये ऊंची जाति के बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। सीबीआई थोड़ी देर में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी और सूत्रों के हवाले से हम ये खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि चारों आरोपियों को पीड़िता को मारने और बलात्कार करने की धाराओं के तहत सीबीआई ने दोषी माना है और उनको अपनी चार्जशीट में नामित किया है। आज के लिए क्राइम रिपोर्ट इंडिया में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।